हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, बट चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो कंप्लीट करवा दिया है मेरे चैनल पे। एंड अभी जो है वो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेशन से जो भी डाउट है वो आप कर सकते हैं। हाँ, मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी स्टार्ट किए थे, पर अभी क्या है उसके लिए थोड़ा टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा देती हूँ। और उससे रिलेटेड जैसे ऑर्गेनोमेटेली से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे वो हम साइड बाय साइड ही करेंगे। तो इसी तरीके से काम को प्लान करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनो स्टैंड फॉर कार्बन, metallic stand for metal. So when there is a carbon metal bond, okay, when there is a carbon metal bond, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? That's a organometallic compound. And ये मेटल ही नहीं, ये कोई मेटलॉइड भी हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि मेटल ही होना चाहिए, इट कैन बी अ ऑर्गेनोमेटलॉइड ऑल्सो। सो व्हेन देयर इज अ कार्बन मेटल और अ मेटलॉइड बॉन्ड, बेसिक कंडीशन क्या होता है कि कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, और जो मेटल आप ले रहे हैं या फिर आपने वहां पे जो मेटालॉइड यूज किया है वो आपका क्या रहता है? वो आपका रहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, और जो कार्बन है वो आपका रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। ओके, सो जब आपके पास क्या हो, कार्बन और कुछ इस तरीके का बॉन्ड है मेटल और मेटालाइड के साथ, जहां पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, बेसिक कंडीशन क्या रहेगी कि आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस केस में जहां पे आपका क्या होगा, कार्बन और मेटल या फिर मेटालॉइड का बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। ओके, अगर अब इसमें अगर आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल आप किसका ले सकते हैं? सपोज यू हैव RMGX, बहुत सिंपल है, बहुत हम यूज करते हैं इसको, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अभी आपका आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, वट यू वांट। और Mg यहाँ पे क्या है? एस ब्लॉक का मेटल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेटल रहता है, और X आपका कोई भी हैलाइड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है? आपने देखा होगा कि जनरली जब ये रिएक्शन होता है तो R से अटैक होता है, तो यहाँ पे R जो है कार्बन कंटेनिंग जो स्पीसीज है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज रहेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, ये किसकी तरह काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरा आपके पास है R2CuLi, ठीक है, ये भी इसी तरीके का कंपाउंड है जहाँ पे R न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। आप RLi ले सकते हैं, यहाँ पे भी R से अटैक होगा, तो ये भी कार्बन मेटल बॉन्ड है। तो जितने भी कार्बन मेटल बॉन्ड है जहाँ पे कार्बन आपका, बेसिक कंडीशन क्या है कि कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की तरह काम करता है, और जो दूसरी स्पीसीज है वो आपकी कैसी रहती है? वो रहती है आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जनरली जब हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, हम ज्यादातर स्टडी करते हैं कार्बोनिल केमिस्ट्री। ये हम सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे, कार्बोनाइल केमिस्ट्री। ठीक है, तो कार्बोनाइल केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी क्या करेंगे कि कार्बोनाइल में अगर हम इसका, आपको एमओटी पता होना चाहिए, बेसिक बात। एमओटी स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तभी आपको इसको क्लियर होगा कि जो ये आपका कार्बोनिल है ये बेसिकली काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बोनिल का स्ट्रक्चर, सो इट इज लाइक दिस। ओके, एक लोन पेयर आपका यहाँ पे रहता है, और एक लोन पेयर आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपका जो कार्बन है ये कैसा होता है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, है ना। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन भी कैसा है? दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। तो अब क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि ये लोन पेयर जो है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर ही कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो कार्बन के पास लोन पेयर है, तो इसका एनर्जी क्या है? इसकी हाई एनर्जी है।
और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एनर्जी क्या है, लो है। सो हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब हाई एनर्जी है तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है कि केमिस्ट्री में जिनके पास भी हाई एनर्जी होती है वो खुद को क्या करते हैं, वो खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, और स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन को कहीं पे डोनेट या शेयर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे या इनको कंप्लीटली डोनेट करेगा। तो अब ये क्या करता है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या है कि ये कोई मेटल एटम को फाइंड आउट करता है, ये किसी मेटल को देखता है जिसके पास क्या है, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, सो दैट ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर सके। इनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था तो मेटल को भी क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास कार्बन मेटल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज ये है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि हो क्या रहा है जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली तो कार्बन के पास जो लोन पेयर है उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होता है, तो सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करता है, वो किसी ट्रांजिशन मेटल को फाइंड आउट करता है, और ऐसा ट्रांजिशन मेटल जिसके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और फिर वो उन वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन मेटल का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी ये किस तरीके से होगा मैं आपको दिखाती हूँ कि जी, जैसे आपका ये है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे। हाँ, तो ये आपका कार्बोनिल, ये आपका कार्बोनिल है। ठीक है, अभी हमें पता है कि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी, तो ये इस तरीके से आपका है। अभी क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका मेटल, और क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स की मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में। मेटल के पास वैलेंस शेल रहेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के साथ शेयर करेगा, और ऐसे यहाँ पे बनेगा आपका मेटल कार्बन बॉन्ड, और यहाँ पे ये रहेगा कार्बोनिल। तो इस तरीके से क्या है, ये कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेली चलती है आपकी। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे, कि सपोज अभी एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड है एंड सेकेंड आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब सपोज आपके सिस्टम में क्या है कि आपके पास जो कार्बन सिस्टम है उसमें दोनों ही बॉन्ड है। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, सिग्मा बॉन्ड से होगा, पाई बॉन्ड से होगा। तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, और अभी हमने देखा था कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसी के बॉन्ड क्या करेंगे, मेटल कार्बन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके से आपके पास ये आपका बेंजीन सिस्टम है, तो पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है तो मेटल एटम इस तरीके से खुद को अटैच करेगा। ठीक है, अभी अगर सपोज आपके पास सिग्मा बॉन्ड ही है, सपोज आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सपोज आपके पास ये वाला सिस्टम है, इथेन सिस्टम है आपके पास CH3 तो ये किस तरीके से है, H H H, यहाँ पे भी ये इस तरीके से है। अब आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे भी आपके सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी आपका कैसा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो अब मेटल बॉन्ड कहाँ बनेगा, जो कार्बन मेटल बॉन्ड है वो कहाँ बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का एनर्जी है वो ज्यादा रहेगा, एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, तो जो आपका मेटल रहेगा वो मेटल कहाँ अटैच होगा, वो मेटल आपका यहाँ से अटैच होगा। तो इस तरीके से आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कम्प्लेक्स जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मेटल बॉन्ड बेसिकली बनेगा कहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी बन जाएगा। जिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रहेगी उसी जगह पे आपका कार्बन मेटल बॉन्ड बनेगा। अब आपके पास ये वाला सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आप इस सिस्टम को एक्सपेंड करें, इट इज लाइक दिस, है ना। अब क्या है यहाँ पे देखो, ये आपका कैसा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ओके, एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड। ऑब्वियसली
तो अभी क्या है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है पाई बॉन्ड का, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो जो मेटल है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो कार्बन मेटल बॉन्ड यहाँ से बनेगा। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि पाई बॉन्ड का जो एनर्जी होता है, पाई बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड में ही चॉइस है तो सीसी का एनर्जी ऑलवेज हायर देन सीएच बॉन्ड एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अभी बात करते हैं डायटोमिक एटम। डायटोमिक एटम मीन्स हैविंग टू एटम। ओके, तो आपके पास क्या है, आपके पास है ये कार्बोनिल। ज़्यादातर हम इसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं, तो आप फैमिलियर हो जाइए कार्बोनिल के साथ, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से मेटल का कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि यहाँ से मेटल का कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हैं, हमेशा यहाँ से मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कार्बन मेटल बॉन्ड की बात हो रही है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ जो लोन पेयर है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो आपको बोलेगा कि कार्बोनिल के स्ट्रक्चर में अगर एमओटी के हिसाब से देखें तो दोनों के पास ही लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो यहाँ से क्यों बन रहा है, यहाँ से क्यों नहीं बन रहा? भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन भी तो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जा सकते हैं, बिल्कुल जायज़ बात है। बट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है वो कम हो जाता है एज कंपैरिजन टू कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के। सो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, दैट इज वाई ये सिस्टम खुद को स्टेबलाइज करने के लिए मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और यहीं से आपका जन्म होता है कार्बन मेटल बॉन्ड का। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास है NO, ये वाला है, तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड कहाँ से बनेगा, नाइट्रोजन की तरफ से बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइनाइड की Cn नेगेटिव, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एनर्जी यहीं पे ज़्यादा रहेगी, तो उस केस में भी जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो आपका मतलब यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रहेगी तो वहीं पे आपका मेटल का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ओके, अभी अगर हम बात करें, जैसे सपोज आपके पास है CH4, ये सिस्टम है आपके पास, CH4 सिस्टम है, तो अब क्या है, कहीं से भी लग जाएगा क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड की क्या है, एनर्जी सेम है, तो कहीं से भी लगा लो, इसमें तो चॉइस का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड कार्बन। क्या टॉपिक है, टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड कार्बन। किस तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है, तो देखिए ये जो इंटरेक्शन है, ये मेरा हाथ ठीक से नहीं चल रहा भाई, आप समझ लेना इस चीज को। हमें पता है दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, one is covalent and another one can be ionic. Okay, the covalent bond can be localized and delocalized. Okay, so यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है NMR डिटेक्शन, ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि किस केस में NMR को आप, किस तरीके के कंपाउंड को आप NMR से डिटेक्ट कर सकते हैं, आयोनिक को या फिर कोवलेंट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, सपोज आपका जनरली हम NMR में क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम NMR में देखते हैं केमिकल शिफ्ट, चेंज इन केमिकल शिफ्ट, ठीक है, केमिकल शिफ्ट। ओके, तो अब बेसिकली केमिकल शिफ्ट डिपेंड किस पे करता है, केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे, इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियस।
ठीक है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, कि आपका अगर ये एटम है तो इसके सपोज ये ए एटम है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, क्योंकि जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं किसी भी कंपाउंड के ऊपर, मैंने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाला, तो ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है विद रिस्पेक्ट टू द बी नॉट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे तो केमिकल शिफ्ट जनरेट होगा। बात समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो भी है एटम के चारों तरफ का, उसके बेसिस पे ही तो हम क्या करते हैं कि केमिकल, आपका जो केमिकल शिफ्ट है, जो आपकी केमिकल शिफ्ट है जो हम डेल पीपीएम में मेजर करते हैं, वो जनरेट होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर अगर आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड डाला, तो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज ज्यादा है, ठीक है, बी नोट, हम वहां से हम बी इफेक्टिव को कैलकुलेट करते हैं कि बी नोट माइनस बी इंड्यूस। अगर ये चीज ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, बी इफेक्टिव कम होगा, उसके ऊपर इफेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही कम लगेगा, यानी कि उसके अंदर जो स्टिमुलाई है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो कम होगा। ओके, और अगर बी इफेक्टिव कम है, बी इंड्यूस कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपीरियंस ज्यादा करेगा, और उस केस में वो उसके अंदर जो केमिकल शिफ्ट है वो ज्यादा जनरेट होगा, मतलब वो डेल पीपीएम में ज्यादा वैल्यू देगा। ठीक है, बेसिकली जो आपका इस चीज को अगर मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो ये ऐसा होता है, डी शील्ड डाउन फील्ड हाई डेल्टा। ठीक है, डी शील्ड डाउन फील्ड हाई डेल्टा। डी शील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा, यानी कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा उतना डाउन फील्ड सिग्नल आएगा, और कैसी होगी, हाई डेल्टा वैल्यू होगी। और जितना ही शील्डिंग होगा, मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे, शील्डिंग उससे क्या होगी, अप फील्ड होगा, एंड शील्डिंग से क्या हो जाती है, लो डेल्टा वैल्यू। डी शील्ड डाउन फील्ड हाई डेल्टा वैल्यू, शील्डिंग अप फील्ड लो डेल्टा वैल्यू। एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो जिसके एनवायरमेंट में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे, इंडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा रहेगी, जितना वो ज्यादा रहेगा बी इफेक्टिव उतना कम होगा, और केमिकल शिफ्ट का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। बस ये बेसिक सी बात है एनएमआर की। ठीक है, एनएमआर पे ज्यादा नहीं चलते हैं। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर तो आपके पास है आयनिक कंपाउंड, और अगर आपके पास है कोवेलेंट कंपाउंड, तो एनएमआर से किसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एनएमआर से आप आयनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, आप कोवेलेंट कंपाउंड को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपाउंड है, एक है आपके पास NaCl, दूसरा है आपके पास NaBr। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपको दोनों में से दोनों को डिटेक्ट करना है, तो ये क्या रहेगा 28, ये क्या रहेगा 287, यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी क्या रहेगा 287। तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आयनिक बॉन्ड में सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नो एनएमआर स्पेक्ट्रा, इस केस में आप एनएमआर स्पेक्ट्रा को नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड में आप इजीली जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चेंज रहेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एनएमआर स्पेक्ट्रा डिटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रा को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेसिक बात क्या है कि अगर आपका कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उस केस में आप एनएमआर स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड जो भी आपको ठीक लगे, सो हम करते हैं टाइप ऑफ OMCs, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। सो फर्स्ट जैसे एस ब्लॉक में क्या रहेगा, एस ब्लॉक की मेटल रहेगी। ठीक है, एस ब्लॉक में हमारे पास क्या आते हैं, ये हम जर्नली इंक्लूड नहीं करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। और हमारे पास इधर से आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेरियम है हमें पता है स्मॉल साइज है इसका, ये तो हम स्मॉल साइज, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन कहाँ पढ़ते हैं स्मॉल साइज, ऑब्वियसली मेन ग्रुप एलिमेंट्स में पढ़ते हैं स्मॉल साइज, हाई पोलराइजेशन और मोर कोवेलेंसी। ओके, स्मॉल साइज, हाई पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंसी। ठीक है। और जी मतलब क्या है यहाँ पे आप इसके साथ आप एनएमआर स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि NaCl कैसा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, तो दिस इज नॉट, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस तरीके से NaCl अगर कि NaCl ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, नहीं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस में एक और चीज होती है कि जो आपका मेटल है, मेटल क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, वेरिएबल oxidation states. The metal show variable oxidation state and it is attached with a carbon atom. Only then we can say it is a organometallic complex. It is not like that the metal showing only one type of valency. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दैट इज वाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को ही सबसे ज्यादा ऑर्गेनोमेटेली में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइक अगर आपके पास ये है NaCH3, ठीक है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव रहेगा, CH3 पे -1 आ जाएगा, बट इट डजंट मीन दैट इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे जो आपका मेटल है, जो सोडियम है, एक तो आप यहाँ से NMR स्पेक्ट्रा भी जनरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, और दूसरा यहाँ पे क्या हो रखा है कि Na जो है वो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है। ठीक है। No, this is organometallic compound. Yes, of course, this is organometallic compound. हाँ, this is organometallic compound. The basic thing is that कि यहाँ पे जो obviously ये organometallic compound है. Simple thing is that कि यहाँ से आप जो NMR spectra है वो obtain नहीं कर सकते हैं. Obviously, like RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, इस पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अटैक करेगा किसी भी कार्बोनिल सेंटर पे, या जो भी इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलेगा। जनरली ये हार्ड होता है, तो जनरली हार्ड सेंटर पे, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे ही अटैक करता है ये सपोज। तो दिस इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। बट यस, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यस, माय मिस्टेक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इस केस में। यस। नेक्स्ट, अगर हम इस तरीके के सिस्टम की बात कर रहे हैं जो जनरली हम देखते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेली में, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों किस तरीके के सिस्टम है, ये दोनों अनसेचुरेटेड सिस्टम है। यस, ये अनसेचुरेटेड सिस्टम है आपके। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है बेरिलियम और कार्बन के बीच में, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली। तो ये कैसा बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अभी हमने पढ़ा कि बेरिलियम है कैसे है, स्मॉल साइज, हाई पोलराइजेशन, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखे वहाँ पे आप एनएमआर स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन कर सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स में आप एनएमआर स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बस आपको याद रखनी है। मे बी एग्जामिनर कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें कलर कॉम्प्लेक्सेस की, कि यहाँ पे कलर जो है वो किस तरीके के कॉम्प्लेक्स में आएगा। बेसिक अभी क्या है, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक करवा रही हूँ, कुछ नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो सपोज हमें पता है कि कलर कब जनरेट होता है, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो उस ट्रांजिशन की वजह से कलर जनरेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी भी पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम की, जिसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड
कंटेनिंग सिस्टम। ओके, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पाई रहेगा एंड आपके पास क्या रहेगा, पाई स्टार रहेगा। तो नीचे आपका बॉन्डिंग रहता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर क्या रहता है आपका, ऊपर रहता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ट्रांजिशन होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, वो फिर से वापस आता है और ये सब चीज़ें हम विजिबल रीजन के अंदर आती हैं और यहाँ से हमें क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स का कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर तो आपके पास किस तरह का सिस्टम, अनसेचुरेटेड सिस्टम, अगर आपके पास इस तरीके का अनसेचुरेटेड सिस्टम है तो आपको वहां पे कलर दिखेगा। ठीक है, और अगर है आपके पास सेचुरेटेड सिस्टम, जनरली सेचुरेटेड सिस्टम है आपके पास, तो उस केस में आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा। ओके, तो अनसेचुरेटेड सिस्टम में आपको क्या करेगा, कलर दिखाई देगा, क्योंकि क्या होता है अनसेचुरेटेड सिस्टम में, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा अनसेचुरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, और जितना ज़्यादा कंजुगेशन एक्सटेंड होगा उतना ही ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कलर आएगा। लेकिन सिंगल अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रांजिशन इफेक्टिव नहीं होते हैं, ट्रांजिशन इफेक्टिव नहीं होंगे, विजिबल एरिया के अंदर नहीं आएगी वो ट्रांजिशन, तो आप उस केस में कलर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अनसेचुरेटेड सिस्टम होगा उतना ज़्यादा कलर मिलेगा, जितना ज़्यादा सेचुरेटेड सिस्टम होगा आपको कलर नहीं मिलेगा उस केस में। सिंपल सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला सिस्टम है, लिथियम पॉजिटिव चार्ज है एंड देन यू हैव ए साइक्लोपेंटाडाइइन। ठीक है, अब ये कैसा सिस्टम है, ये अनसेचुरेटेड सिस्टम है, तो अनसेचुरेटेड सिस्टम है तो क्या करेगा, कलर आएगा। कहाँ से कहाँ, कौन सी ट्रांजिशन, पाई स्टार टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं NaCH3 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, नो कलर। ऑब्वियसली बात है ना। देखो क्या होता है, जब आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो हमारे पास क्या होता है, नीचे सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ओके, अब अगर यहां से यहां ट्रांजिशन होनी है, यहां से यहां पे ट्रांजिशन होना है, तो ये गैप बहुत ज्यादा है। कैसा है, ये जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप वेरी हाई, सॉरी दिस एनर्जी गैप इज वेरी हाई। ऑब्वियसली बात है, इतना ज्यादा है तो ट्रांजिशन होने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। और जिस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगे, सिस्टम क्या करता है, जनरली उसको नेग्लेक्ट करता है। वो कैसी ट्रांजिशन प्रेफर करेगा, जहां पे एनर्जी कम लगे। ऑब्वियसली बात है ना, कैसी ट्रांजिशन को प्रेफर करेगा, जहां पे एनर्जी कम लगे। जितनी कम एनर्जी लगेगी उतना ही ज्यादा ये गैप जितना कम होगा, सपोज एक गैप ये है, एक गैप ये है और एक बिल्कुल ये है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम रहेंगे इसके मुकाबले और इसके मुकाबले। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर वेरी हाई, हियर लेस एंड हियर वेरी लेस। ओके, और जितना ज्यादा ट्रांजिशन होता है उतना ज्यादा कलर आता है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम रहेंगे, इतने कम रहेंगे कि वो विजिबल रीजन में आएंगे ही नहीं, और जब तक वो विजिबल रीजन में की रेंज में नहीं आएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो जनरली क्या होता है कि आपका ये एनर्जी गैप हाई होने की वजह से, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इस एनर्जी गैप के हाई होने की वजह से नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम होते हैं और नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर लेस। मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर लेस, सो नो visible or you can say color spectra can obtain। तो वहां पे आपको कलर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड नहीं रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ओके ये चीज हमारी हो गई है कि कहाँ पे आपको कलर कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे और किस केस में आपको कलर कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिलेंगे। अब जो आपका कार्बन मेटल बॉन्ड है यहाँ पे,
ये जो कार्बन मेटल अगर बॉन्ड की बात करें तो दिस कार्बन, ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन आपका इट कैन एक्ट इन टू वेज, लाइक इट कैन एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन also act like a base. What I'm saying that this carbon can act like a nucleophile and this can also act like a base. Now how to decide whether it is a nucleophile or it is a base? So it is totally depends upon the solvent system. It is depend upon the solvent system, that whether it should act like a nucleophile or it should act like a base. Suppose if you have a system like this, solvent system, you have water and one is ether. Okay, so the solvent which provide the H positive ion, okay, the solvent which provide the H positive ion, then the carbon system behave like a base. Got it my point? Solvent which provide H positive ion like water then act like a base, and the solvent which do not provide H positive ion, then carbon behave like a nucleophile. I hope you got my point. What is the point? Means carbon behave like a base or a nucleophile totally depends upon the solvent. If the solvent like water provide H positive ion, like then carbon behave like a base. And if the solvent like ether which do not provide H positive ion, then it act like a nucleophile. So while studying the organometallic chemistry, you should also think about these perspectives. Okay, that whether it act like a base or it act like a nucleophile. Okay, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अब हमने जो एस ब्लॉक ओएमसीज पढ़े थे, मतलब पढ़े नहीं है, हमने जस्ट डिस्कस किया है कि एस ब्लॉक ओएमसीज ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस जनरली इनका ज़्यादातर यूज नहीं है, डायरेक्ट लाइफ में अगर हम देखें तो इनका ज़्यादा यूज नहीं है, बट इट कैन बी यूज टू जनरेट बेस और अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल क्या होती है, एस ब्लॉक मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. एस ब्लॉक metals are electropositive, highly electropositive. Okay, so it can be used to generate a base or a nucleophile. So this is the one, and this is till now this is the use of S block OMCs. S block metals are highly electropositive, that is why it can be used to generate the base or the nucleophile. Okay, next is if we talk about the P block OMC, P block organometallic complex. ओके, सो पी ब्लॉक के केस में ज्यादातर क्या रहता है, मेटल कार्बन बॉन्ड कैसा रहेगा, ज्यादातर क्या 99% इट इज कोवलेंट एंड ओनली 1% इट इज आयनिक. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रा को जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो अभी हमें पता है कि यहाँ पे जनरली रहता क्या है कि पी ब्लॉक के केस में आपने देखा होगा, पी ब्लॉक के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा. इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाट इज दिस? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव NH2 NP1 to 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ओके, NH2 NP1 to 6. और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनर्ट होते हैं. मीन्स दे इनर्ट मतलब क्या, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, एज सिंपल एज दैट, कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. When there is inert pair effect, then ionic bonding occurs. तो इस केस में क्या होगा, जहां पे भी आपका inert pair effect रहेगा वहां पे क्या होता है, when there is inert pair effect, then ionic bonding occur. तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, आयनिक बॉन्डिंग में जनरली क्या होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. ओके, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, कम रहता है. मेटल
ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग इज लो, ठीक है। और अगर मेटल का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल का हो तो उस केस में क्या बनता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। देखो ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। एक चीज को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, तो आप उसको बहुत सारी टर्म्स में देख सकते हैं। जब हमने बेरिलियम की बात की थी, मैंने बोला था स्मॉल साइज हाई पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या जनरेट होगा, बॉन्ड के अंदर कोवलेंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी। सो जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो क्या रहेगा, साइज ज्यादा रहेगा, है ना, लार्ज साइज। और लार्ज साइज रहेगा तो क्या करेगा, लो पोलराइजेशन। और लो पोलराइजेशन अगर है तो मतलब क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगी, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपका मेटल का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या होगा, साइज उतना ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सपोज पहले ये साइज था और अब क्या हो जाएगा, साइज ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और जैसे ही साइज कम होगा, साइज क्या हो जाएगा, मतलब स्मॉल साइज। जैसे स्मॉल साइज होगा वो बहुत ज्यादा हाईली पोलराइजेशन क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा इसके अंदर क्या हो जाएगी, कोवलेंसी आ जाएगी, तो उतना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, व्हेन नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, देन कोवलेंट बॉन्ड अकर। ओके, सो ट्रांजिशन मेटल्स में क्या रहता है, ट्रांजिशन मेटल के अंदर आपका कोवलेंसी जनरेट होगी। अब अगर बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ओएमसी, पहला ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा था, पूछ सकता है, इंटरव्यूअर पूछेगा। अब तो सीएसआईआर ने तो लेवल बढ़ा दिया है, वो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है अब। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से मेटल कार्बन बॉन्ड बनेंगे, कहाँ पे आप एनएमआर जनरेट कर सकते हैं, कहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, कहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सॉल्वेंट सिस्टम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, एस ब्लॉक मेटल्स पी ब्लॉक मेटल्स में किस तरीके से आपका जनरेशन रहेगा, और आप किस तरीके से जनरली कि आपका एस और बी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस में कम ही पढ़ते हैं, ज्यादातर हम नहीं पढ़ते हैं। ज्यादातर हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वहां पे बहुत सारी एप्लीकेशंस जनरेट होती हैं। दैट इज वाई टिल नाउ ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल को ही स्टडी किया जाता है ओएमसीज के लिए। अभी अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ओएमसी कौन सा था, सबको पता है ये तो कौन सा है, जी सॉल्ट, सारी दुनिया को पता है, आइवरिक, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर बताओ क्या रहता है, पोटेशियम रहता है, उसके अलावा क्या रहता है, PtCl3 रहता है, C2H4 रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर रहता है इसका, जीस सोल्ट का, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जीस सोल्ट में जो आपका क्या है, यहाँ पे पोटेशियम है ना, तो ये पोटेशियम क्या करता है, ऑब्वियसली बात है मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ना भाई, ठीक है। अब मेटल है, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये पॉजिटिव के फॉर्म में निकल के जाएगा, और कॉम्प्लेक्स पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब जब ये यहाँ से लीव करेगा, ये आपका जाएगा इस तरीके से जाएगा, सॉरी, हाँ, कि इलेक्ट्रॉन को देके जाएगा तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, Cl, यहाँ पे आपका C2H4, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका रहेगा जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत बार ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जी सॉल्ट से रिलेटेड ही, ओएमसी में, सीएसआईआर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस तरीके का कंपाउंड जनरली यहाँ पे रहता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें और थोड़ा खोल के, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है।
तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ये रहता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है, हम इस तरीके से दिखा देते हैं इसको, कार्बन मेटल बॉन्ड एंड कार्बन मेटल बॉन्ड। तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड लेंथ होता है 2.12 टू 2.135 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये जो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.375 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये वाले जो बॉन्ड लेंथ है ये ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब कार्बन मेटल का बॉन्ड बन जाता है ना, तो जनरली ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसके अंदर। तो पहले जो ये बॉन्ड लेंथ इतनी थी, अब ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, पहले से इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, चलिए, आई थिंक नहीं, एक और चीज, हाँ, पी ब्लॉक, फर्स्ट पी ब्लॉक, ये मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट पी ब्लॉक ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स, ये आया था आपका 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में आया था। इसको बोलते हैं हम कैकोडाइल ऑक्साइड, कैकोडाइल ऑक्साइड। 17th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसको यूज किया था बेसिकली। तो इसको बोलते हैं कोडेक्स फ्यूमिंग रिएजेंट, ये भी बोलते हैं इसको कोडेक्स फ्यूमिंग रिएजेंट। फ्यूम्स निकलते हैं बेसिकली इसमें। इसका स्ट्रक्चर होता है ओ ए एस, ये किसकी फैमिली से आता है, नाइट्रोजन फैमिली से, ठीक है। तो पी ब्लॉक का है, यहाँ पे रहता है आपका CH3 एंड CH3। तो ये है आपका क्वाड्रेट फ्यूमिंग रिएजेंट। बनता कैसे है, सिंपल AS2O3 रिएक्ट विद CH3 पोटेशियम एसीटेट, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा and then it will give you coated fuming reagent, that is cacodyl oxide, which is the first p block organometallic compound known in 17th century. Okay, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। So future plan is, means in the next video we are going to discuss the D block OMC। कहानी शुरू होती है नेक्स्ट एपिसोड से। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो पढ़ाया है ऐसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, कहानी पता होनी चाहिए। कहानी बहुत ज़रूरी है, कहानी पता है तो आप फिर बाकी की चीज़ें कर लेते हो, लेकिन अगर कहानी ही पता नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, कार्बन मेटल बॉन्ड रहेगा, ये मेटल की वजह मेटलॉइड भी हो सकता है। बेसिक फंडा क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और मेटल आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो कार्बोनिल आपका CO है, जो कार्बोनिल रहता है, ये जनरली किस तरीके से हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और खुद सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से अगर आपके पास पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है तो मेटल कार्बन बॉन्ड बनेगा, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो पाई बॉन्ड से मेटल कार्बन बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड से आपका मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं रहेगा, बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड से बनेगा। दूसरा, अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड ही है तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन के, तो आपका कार्बन कार्बन से ही आपका मेटल कार्बन बॉन्ड बनेगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हाँ कि आप एनएमआर स्पेक्ट्रा कहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आप कोवेलेंट कंपाउंड के केसेस में आप इजीली एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में आप एनएमआर स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। बेसिक कहानी क्या थी, डी शील्ड डाउन फील्ड हाई डेल्टा वैल्यू, शील्डिंग अप फील्ड लो डेल्टा वैल्यू, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो केमिकल शिफ्ट को वेरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। वेरिएबल जो केमिकल शिफ्ट होता है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर हमने पढ़ा कि OMCs कितने टाइप का होता है, तो हमने पढ़ा कि भाई
एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बनता है, पी ब्लॉक में भी बनता है, लेकिन एस ब्लॉक में जनरली वो न्यूक्लियोफाइल और बेस जनरेट करने के अलावा अभी तक ज़्यादा इसका एप्लीकेशंस नहीं रहा है। डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्यों बोलते हैं हम कि मेटल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे निकल के आते हैं। टिल नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कलर आप किस तरीके से मतलब जनरेट नहीं, कलर किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा उस केस में आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा उस केस में आपका कलर ऑब्जर्व सॉरी आयनिक नहीं, मैंने बोला था जहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो सैचुरेटेड सिस्टम है, यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो कलर ऑब्जर्वेशन जो है बहुत कम रहेगा, क्योंकि वो जो है सिग्मा टू सिग्मा में एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी, गैप ज़्यादा रहेगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम रहेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम रहेंगे या तो आप विजिबल रीजन में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे एज कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड, जहाँ पे आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन रहेगा, एनर्जी कम लगेगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा रहेंगे और आप इजीली जो है विजिबल रीजन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि कार्बन मेटल बॉन्ड के अंदर जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों का काम कर सकता है। फिर हमने पढ़ा कि किस किस कंडीशन में वो ऐसा काम करेगा, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट सिस्टम। अगर आपका सॉल्वेंट सिस्टम वाटर है जो H पॉजिटिव दे सकता है तो कार्बन आपका बेस की तरह काम करेगा। अगर आपका सॉल्वेंट सिस्टम ईथर लाइक है, यानी कि जहां से आपका H पॉजिटिव जनरेट नहीं हो सकता, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एस ब्लॉक के ओएमसीज जनरली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं ना, एस ब्लॉक मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो इट कैन यूज टू जनरेट अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल। पी ब्लॉक ओएमसी में हमने पढ़ा कि मेटल कार्बन बॉन्ड जनरली 99% कोवलेंट होता है और लेस देन 1% आर आयनिक, तो वहाँ पे इजीली एनएमआर स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पढ़ा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जनरली इनर्ट मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, बेसिकली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और यहाँ पे जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लो रहता है। डाउन द ग्रुप जो आपका क्या होता है, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली बेसिक बात क्या थी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वहाँ पे भी अभी तक ओएमसी जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पार्ट रहा है। ठीक है, तो बेसिकली टोटली डिपेंड अपॉन द साइज कोवलेंसी, और जो आयनिक बॉन्डिंग है वो साइज पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका साइज बहुत ज़्यादा है तो पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगा, तो आयनिक बॉन्ड बनने के ही चांसेस है, कोवलेंसी जनरेट नहीं होगी। और अगर आपका स्मॉल साइज है तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे कोवलेंसी जो है वो ज़्यादा जनरेट रहेगी। ठीक है, तो पी ब्लॉक में भी जनरली अभी तक ओएमसीज उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ओएमसी कौन सा था, तो वो था जीस, और जहाँ पे था कि PtCl3C2H4 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, और हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग होने के बाद जनरली क्या होता है, जो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है कि बॉन्ड लेंथ जो पाई बॉन्ड की वजह से पहले बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, लेकिन उसके बाद में सिंगल बॉन्ड उसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट जो 17th सेंचुरी में आया था, दैट इज द कैकोडाइल ऑक्साइड आल्सो नोन एज कोडर फ्यूमिंग रिएजेंट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, और इसका सिंथेसिस का ये बताया था मैंने कि ये बनता कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं, डी ब्लॉक ओएमसीज, D block organometallic compounds. Till then, take care. Bye. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe the channel. Also, press the bell icon for more videos and updates. Thank you very much.